हमारा थर्ड पॉइंट था लोकल टिश्यू बाइंडिंग। तो जो कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये ड्रग्स किसी किसी टिश्यू में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाती हैं और जब हाई अमाउंट में दी जाती हैं तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं इन्हीं लोकल टिश्यूज़ पर। जैसे बोन एंड टीथ को टेट्रासाइक्लिन इफेक्ट करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेस्टिबुलर एपिटस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। उसी तरह से कुछ ड्रग्स स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली से जाके बाइंड होती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स माइटोकॉन्ड्रिया से और क्लोरोक्वीन न्यूक्लियाई से बाइंड होती हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सो जो मोस्ट ड्रग्स होती हैं वो रिवर्सिबल फॉर्म में प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में बाइंड होती हैं, जैसे कि एसिडिक ड्रग्स एल्ब्यूमिन के साथ में, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं। अब एक बात ध्यान में रखने की है, अगर हम लोग ड्रग्स को हाई अमाउंट में दें तो उसकी वजह से सैचुरेशन हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन तो लिमिटेड अमाउंट में है तो उनका सैचुरेशन हो जाएगा। अब हमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड फॉर्म होता है दिस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। बाउंड फॉर्म मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म इसका नहीं होता है और ना ही इसका एक्सक्रीशन हो सकता है। एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा अनटिल एक्टिव सिक्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन ना किया जाए, क्योंकि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन के टाइम पे वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो तब जाकर के कंसंट्रेशन इन बॉडी कम की जा सकती है। अदरवाइज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में कम नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे वाटर भी फिल्टर होता है और ड्रग भी फिल्टर होती है। तो अगर दोनों ही फिल्टर हो रहे हैं तो नेट कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं आता। सेकंड, जो बाउंड फॉर्म होती है ये इक्विलिब्रियम में रहती है प्लाज्मा में प्रेजेंट फ्री फॉर्म के साथ में। दैट मीन्स दिस एक्ट्स एज टेम्पररी स्टोरेज फॉर द ड्रग। टेम्पररी स्टोरेज, जब फ्री फॉर्म की अमाउंट कम हो जाएगी तभी बाउंड फॉर्म रिलीज होगी और ड्रग को रिलीज करेगी। थर्ड पॉइंट, जो ड्रग्स हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड एफिनिटी रखते हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर नहीं सकते, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जा नहीं सकते, तो ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा एक्सेप्ट द कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज में लार्ज पैरासेलुलर स्पेसेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज हाइपो एल्बुमिनिया। तो हाइपो एल्बुमिनिया की कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्री फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि फेनिटोइन और फ्यूरासिमाइड। यूरेमिया की कंडीशन होगी, यूरेमिया मीन्स ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, तो उस टाइम पर फेनिटोइन और पैथिमिडीन इनकी भी बाइंडिंग रिड्यूस हो जाएगी। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके अंदर प्रोप्रेनालॉल की बाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ये याद रखना है कि अगर हाइपो एल्बुमिनिया होता है तो उसमें फ्री फॉर्म इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई। फेनिटोइन और फ्यूरासिमाइड फ्री अमाउंट में ज़्यादा मिलेंगे। यूरेमिया में फेनिटोइन और पैथिमिडीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बाउंड फॉर्म जो है वो कम हो जाएगी, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर प्रोप्रेनालॉल की बाइंडिंग फॉर्म इंक्रीज हो जाएगी। अब लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिफ्थ वन ड्रग कैन बाउंड टू more than one site on albumin। और इसी तरह से more than one drug can bind to one site। तो इस सब की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होने की संभावना होगी। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग हाई एफिनिटी रखेगी एल्बुमिन से बाइंड होने के लिए वो
लो एफिनिटी रखने वाली ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे ये मान लीजिए ये एल्ब्यूमिन है, यहाँ पे ड्रग जुड़ी हुई थी, लेकिन जब एक दूसरी ड्रग आई जिसको हम कह रहे हैं D2, तो उसने इसको D को यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पे खुद ये AD2 बन गया। इसका मतलब ये है कि जो D है वो प्लाज्मा में फ्री फॉर्म में इंक्रीज करेगा, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो इंक्रीज हुई ये बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि तुरंत वापस इक्विलिब्रियम स्थापित कर लिया जाता है। अगर दोनों ही ड्रग्स एल्ब्यूमिन से बाइंड करने के लिए हाई एफिनिटी रखेंगी तो ये दोनों एल्ब्यूमिन की अलग अलग साइड पर जाकर के जुड़ जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग साइड्स पर भी जाकर के जुड़ सकती हैं।